नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं कमलेश्वर जी द्वारा लिखी हुई कहानी तुम कौन हो। रात तूफानी थी। पहले बारिश, फिर बर्फ की बारिश और बेहद घना कोहरा। अगर हवा तेज न होती तो शायद इतनी मुसीबत न उठानी पड़ती। पर हवा और हवा में फर्क होता है। यह तो तूफानी हवा थी जो तीर की तरह लगती थी। गाड़ी वह खुद ही ड्राइव कर रहा था। उसका ब्लोअर खराब था, नहीं तो गाड़ी कुछ तो गर्म हो जाती। दूरी के हिसाब से वह शाम 4 बजे तक जिनीवा पहुंच जाता। फिर कम्यून खोजने में आधा घंटा लगता और हद से हद वह कम्यून के दोस्तों के साथ 5 बजे बैठा हुआ चाय पी रहा होता। लेकिन बर्फ के तूफान ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। दोस्तों ने बताया था कि रास्ता बहुत खूबसूरत है। वह था भी, पर बेमौसम आए तूफान ने सब चौपट कर दिया था। जिनीवा जाने वाली सड़क तो बहुत शानदार है। वैसे यूरोप के सभी देशों की सड़कें शानदार हैं, पर तूफान का कोई क्या करे। फॉग लाइट्स ना होती तब तो ड्राइव करना संभव ही ना होता। दिन में ही घना अंधेरा छाया हुआ था। उसे लग रहा था कि ऐसे तूफान में जिनीवा पहुंचना शायद मुमकिन नहीं होगा। इसलिए ड्राइव करते करते वह लगातार किसी मोटल की तलाश में भी था। पेट्रोल भी लेना ही था। आखिर एक मोटल सा नजदीक आता लगा। वह मोटल ही था। उसने गाड़ी रोकी। गैस पंप पर रोशनी थी, पर आदमी कोई नहीं था। उसने कई बार हॉर्न बजाया तो काफी देर बाद एक आदमी निकल कर आया। उसने चाबी दी और कहा, 20 लीटर पेट्रोल। गैस? हाँ। रात भर के लिए मोटल में कमरा मिल जाएगा? हाँ, औरत भी मिल जाएगी। औरत की जरूरत नहीं है। तो फिर उन्हें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस उत्तर से उसने अपमानित महसूस किया था, पर कर क्या सकता था। अपनी बेबसी और मजबूरी को देखते उसने अपमान का वह घूंट पीते हुए भी पूछा था, अगला मोटल कितने किलोमीटर पर मिल सकता है? यही कोई 70 किलोमीटर पर। लेकिन औरतों वाली बात वहां भी होगी। इस सर्द तूफानी शाम में तुम औरतों से बचकर क्यों निकलना चाहते हो? वह चुप रहा, पेमेंट किया और गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। उसके जूते और मोजे पूरी तरह से भीग गए थे। पैर ठंडे हो रहे थे। तूफान बदस्तूर जारी था। रुकने की जगह का कोई अता पता नहीं था। सर्दी एकाएक बढ़ रही थी और जिनीवा अभी 150 किलोमीटर दूर था। और फिर जिनीवा पहुंचकर भी तो कम्यून का पता करना था जहां उसे ठहरना था। वह बहुत परेशान था, पर चलते जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सड़क खाली थी, ट्रैफिक था ही नहीं। उससे गलती यह हुई थी कि उसने चलने से पहले मौसम का बुलेटिन नहीं सुना, इसलिए इस तूफान में फंस गया था। 70 किलोमीटर के बाद भी कोई मोटल नहीं आया तो वह पस्त हो गया। आखिर पार्किंग लेन में गाड़ी खड़ी करके वह सुस्ताने बैठ गया। और राहत की बात यह थी कि वहीं एक नीग्रो जोड़ा भी गाड़ी रोके खड़ा था। सड़क के दोनों ओर चीड़ के जंगल थे। तूफानी बारिश में वे जैसे हवा से बातें कर रहे थे। उनकी सरसराहट की तेज आवाजें और बर्फ में भीगने की मिलीजुली ठंडी महक आ रही थी। महक तो उसे अच्छी लगी, पर उस तेज हवा को बर्दाश्त करना मुश्किल था। उस नीग्रो जोड़े को एहसास था कि कोई गाड़ी पास आकर रुकी है। उसने क्रॉस करते हुए उन्हें देखा था। वे दोनों भी सिकड़े हुए बैठे थे। तभी सायरन बजाती ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी उसकी और नीग्रो की गाड़ी के बीच में रुकी। उन्होंने गेस्टापों की तरह तेज लाइट डालकर तीनों को देखा और ऊपरी खिड़की का शीशा थोड़ा सा उतारकर उसमें बैठे आदमी ने कहा, गो गो। पर इस तूफान में हाउ गो, हाउ? नीग्रो चीखा था। नौस्ते गो, ट्रैफिक वाला और जोर से चीखा था। ओके ओके, 5 मिनट बाद। नीग्रो शांत पड़ गया था। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी 5 मिनट की मोहलत देकर आगे चली गई थी। उस नीग्रो ने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के बराबर में लगा दी थी और पूछा था, कहाँ? जिनीबा। एंड यू? लूजान। दीज बास्टर्ड। ये तुम्हारा पैसा तो निचोड़ लेते हैं, लेकिन अपने देश में टिकने नहीं देते। उस नीग्रो ने अंग्रेजी में कहा था। सारी नफरत और कल्चर की बातें करते हुए, ये हमें और तुम्हें बर्दाश्त नहीं करते। तुम एशिया से हो, शायद इंडियन या पाकिस्तानी। इंडियन। हम अमेरिकन हैं, पर ये हमें अमेरिकन नहीं मानते। ये हरामजादे हमें जवान देकर निगर्स पुकारते हैं और नीग्रो ही मानते हैं। मुझसे पूछ रहे थे कि इस औरत को कहाँ से पकड़ कर लाए, पर यह औरत नहीं, मेरी बीबी है। ये हरामजादे औरत और बीबी में फ़र्क नहीं करते, औरत की इज्जत नहीं करते। ये सिर्फ पैसे वाली औरतों और आर्मी की औरतों की थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा है कि इन्हें अंग्रेजी नहीं आती। वह बोला था और बहुत तेजी से अपनी गाड़ी सड़क पर लाकर कोहरे और बर्फ की बारिश में आगे चला गया था। उसकी हिम्मत पस्त थी। बर्फ, कोहरे और सर्दी ने उसे लगभग लाचार सा कर दिया था।
वह उस नीग्रो जोड़े के साथ निकल जाना चाहता था, पर गाड़ी के इंजन ने धोखा दे दिया था। वह स्टार्ट ही नहीं हुआ। शीशे चढ़ाकर बैठे रहने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। यहाँ तो एक सी परेशानी में पड़े आदमी की जान पहचान का भी कोई मतलब नहीं था। वह नीग्रो जोड़ा भी उसी उलझन में था जिसमें वह खुद फंसा हुआ था, पर यह जोड़ा अमेरिकन था, इसलिए वह समान अपमान सहते हुए भी उससे अलग हो गया था। देश के हिसाब से अपमान का दंश और अपमान को सहने का अनुपात भी अलग अलग था। यही उसे लगा था। वह अमेरिकन नीग्रो तो गाली भी दे सकता था। वह तो खुद को और भी गया गुजरा पा रहा था। उसे लगा कि वह दूसरा तूफान तो इस बर्फीले तूफान से भी ज़्यादा भयानक है। और तब उसे पेरिस के सोबोर्न इलाके का वह रेस्टोरेंट याद आया था, जहां वह इंडियन रेस्टोरेंट नाम सुनकर अपने लोगों से मिलने अपनी जान पहचान पाने के लिए गया था। रेस्टोरेंट इंडियन के सभी कर्मचारी हिंदुस्तानी ही थे और म्यूजिक सिस्टम पर रविशंकर का सितार बज रहा था। उसने राहत की सांस ली थी। मछली की करी के साथ उसने भात खाया, पर जब उसने भारतीय बेहरे से हिंदी में बात करनी चाहिए थी, पता चला था कि वे भारतीय तो हैं, पर पांडिचेरी के हैं, इसलिए फ्रेंच बोलते हैं। वह कसमसा के रह गया था। उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर से भी मिलने की इच्छा जाहिर की थी, पर मैनेजर भी उससे बिना मिले भाग गया था। लेकिन क्यों? वह क्यों एक भारतीय से मिलना नहीं चाहता था? तब एक बेयरे ने बड़ी शालीनता से बताया था कि साहब, हम पाकिस्तानी हैं, पर हमारे पास पाकिस्तानी म्यूजिक और पाकिस्तानी फूड के रूप में परोसने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हम हिंदुस्तानी म्यूजिक और फूड के नाम पर अपना कारोबार चलाते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसी मजबूरी को छिपाने के लिए मैनेजर साहब आपसे बिना मिले भाग गए हैं। उसने तब आदमी की जड़ों के उस सांस्कृतिक संकट को पहचाना था और उससे सहानुभूति महसूस की थी। वह खुद इसी बात का जगह जगह शिकार था। उसे लग रहा था कि आगे भी शायद लगातार उसे इसी संकट से गुजरना है, पहचान और मानवीय सम्मान की तलाश में। उसने यूं ही गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन चालू हो गया। यह भी आश्चर्य की बात थी, नहीं तो इतनी ठंडक में बंद पड़ी गाड़ी कब स्टार्ट होने वाली थी। तूफान अब भी जारी था, पर वह जैसे जैसे एक मोटल से आ लगा था। गैस कितनी? पंप के आदमी ने आकर पूछा था। नहीं, गैस नहीं, मोटल में रुकने के लिए एक कमरा मिल सकता है? पूछता हूँ, कहते हुआ भला आदमी भीतर चला गया और 1 मिनट बाद ही फोन पर बात करके खुशखबरी लाया। यस, रूम फॉर यू, कमरे खाली हैं, तुम्हें जगह मिल जाएगी, गो। वह मोटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। बर्फीले तूफान से राहत देने वाली गर्म हवा का झोंका लगा तो वह लगभग उन्नीदा सा हो गया। पासपोर्ट? उसे लगभग न देखते हुए रिसेप्शन वाले ने पासपोर्ट तलब किया। उसने पासपोर्ट देकर राहत की सांस ली, पर तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सॉरी, नो रूम। पर अभी तो आपने पंप स्टेशन वाले को। नो आर्ग्यूमेंट, नो रूम। मुझे मालूम है, रूम तो बहुत से खाली पड़े हैं। सॉरी, नो आर्ग्यूमेंट, नो रूम। क्या यह रंगभेद है? वह चीखा था। डोंट शाउट, नो रूम। और वह बेहद बेहद अपमानित होकर बाहर निकल आया था। बाहर बर्फीली हवा के तीर उसे भेद रहे थे। जूते और मोजे ज्यादा भीग चुके थे। उसने जो ओवरकोट निकालकर पहना था वह भी अब तक काफी गीला हो चुका था। खून का घूंट पीते हुए वो अपनी गाड़ी तक आया था। गाड़ी ने साथ दिया, स्टार्ट हो गई। और तब वह सुबह 3 बजे जिनीवा पहुंचा था। अब वह कहाँ जाए इस आड़े और बेहुदे वक्त में? सोचा स्टेशन पर रुक जाए, फिर सुबह 7-8 बजे कम्यून को फ़ोन करके वह अपना ठिकाना खोज लेगा। जिनीवा के रेलवे वेटिंग रूम में वह जाकर लेट गया था, थका और पस्त। गाड़ी उसने पार्किंग आइलैंड में खड़ी कर दी थी। वेटिंग रूम में बर्फीली बारिश की ठंडक के कोई आसार नहीं थे। वह माँ की गोद की तरह गर्म था। वह लेटा तो लेटते ही नींद आ गई, पर 5 बजे सुबह ही सफाई कर्मचारी ने उसकी कमर में डंडा ठोंकते हुए कहा, यू निगर, गेट अप, गेट अप। और तब उसे उठना पड़ा था। और क्या करता? रात वाला तूफान अब थम चुका था। वह वेटिंग रूम की घटना सहकर भी अब बीतराग था। उसे पता था कि उसके साथ यही होना था। यह तूफान तो लगातार जारी रहेगा। वह इधर उधर घूमता रहा और अब 7 बज गए थे तो उसने कम्यून में फ़ोन किया। बहुत मुश्किल हुई यह बताने में कि वह कहाँ है, क्योंकि फ़ोन रिसीव करने वाली जूनिया को अंग्रेजी नहीं आती थी। बहुत मुश्किल से वह उसकी बात समझा। वह सिर्फ 3 शब्द बोली, इंडियन स्टेशन याह। और जूनिया करीब आधे घंटे बाद उसे खोजते हुए आई थी।
इंडियन को पहचानना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसने भी जूनिया की तलाशती आंखों को तत्काल पहचान लिया था। जूनिया ने उससे हाथ मिलाया और बोली, गो यानी आओ। उसने अपनी गाड़ी के बारे में बताया तो वह कुछ समझी नहीं। वह अपनी सित्रो कार लेकर आई थी। फिर इशारे से उसने उसे समझाया कि उसके पास भी गाड़ी है और वह ट्रेन से नहीं बाई रोड आया है। उसे वहीं रोककर वह कुछ देर के लिए कहीं चली गई। लौटी तो उसके हाथ में एक पर्ची थी। वह पर्ची स्टेशन पर कार पार्किंग की थी। जूनिया अपनी छोटी सित्रो गाड़ी में उसे बिठाना चाहती थी। कुछ ही देर बाद वे ठहरने के स्थान पर पहुंच गए। उसे तो मेरी यानी एंकिल के कम्यून में ठहरना था, पर यह जगह तो उसे कम्यून जैसी नहीं लग रही थी। पर मुश्किल यह थी कि वह जूनिया से ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं समझती थी। वह फ्रेंच भाषी थी और थोड़ी इटालियन और जर्मन बोल समझ लेती थी। सीढ़ियाँ चढ़कर जब वह ऊपर पहुंचा तो दरवाजे का ताला खोलते हुए जूनिया इतना ही बोली, स्टूडियो माई। और वह पेरिस के 2-4 दिनों के अनुभव से समझ गया था कि यह जूनिया का अपना कमरा था। यही उसने बताया भी था। कुछ देर के लिए वह कुछ भी समझ नहीं पाया था कि कम्यून में पहुंचने के बजाय वह जूनिया के कमरे में क्यों और कैसे पहुंच गया है। फ़ोन तो उसने सही नंबर पर किया था। स्टूडियो यानी कमरे के एक कोने में फ़ोन भी रखा हुआ था, लेकिन उस पर फ़ोन नंबर नहीं लिखा था। कमरे के दूसरे कोने में छोटे से पार्टीशन से सटा हुआ जूनिया का एक चूल्हे वाला किचन था। वह वहाँ खड़ी शायद चाय बना रही थी, पर वह हर गुजरते पल के साथ और भी गहरे रहस्य में फंसता जा रहा था। आखिर ये जूनिया, ये उसका कमरा, फ़ोन, उसका स्टेशन, आकर उसे ले आना। तब तक जूनिया ने चाय के मग्गे सामने रख दिए। वह चाय पीने लगा। चाय पीते पीते ही उसने फ़ोन नंबर का रहस्य जानना चाहा। जूनिया ने नंबर बताया। वह फ्रेंच गिनती नहीं समझ पाया तो जूनिया ने रोमन गिनती में एक कागज़ पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर बताया और इशारे से उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक जगह आया है, चिंता की कोई बात नहीं है। किचन की तरफ से तभी कुछ चिट चिट की आवाज़ आई तो जूनिया उठी। उसने एक प्लेट में भुने हुए सॉसेज लाकर रख दिए और इशारा किया, खाओ। एक सॉसेज उसने खुद भी उठा लिया था, यानी अब उसका चाय नाश्ता समाप्त हो गया था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अब वह क्या कहे क्या करे। काम तो कई थे और फिर उसे आगे भी जाना था। लूजान जाकर उसे त्रिब्यू द लूजान के रिपोर्टर पियरे कोल्ब से भी मिलना था। साथ ही उसे जिनेवा में 1-2 काम थे, पर भाषा की परेशानी के कारण सब कुछ जैसे अटका हुआ था। पर इन कार्यों से ज़्यादा उसे थकान सता रही थी और सबसे पहले पिछली रात के तमाम जलते और सुलगते अपमानों को भूलकर वह सोना चाहता था। चाय नाश्ते के बाद जूनिया ने टूथपेस्ट, एक नया ब्रश और छोटा टॉवल उसके सामने बढ़ा दिया और दरवाजे के बाहर गैलरी में बने बाथरूम की ओर इशारा किया और इशारों से यह भी जाहिर किया कि उसे मालूम है कि उसका सामान स्टेशन पर खड़ी कार में बंद है, और यह भी कि यह ओवरकोट, जूते मोजे उतारकर ब्रश आदि कर ले और चाहे तो कुछ देर आराम भी कर ले। तब तक वह एक काम से कहीं जाएगी और 3-4 घंटे बाद लौट आएगी। दोनों चाबियां थमाकर जूनिया अपने काम से चली गई। वह लौटी तब वह गहरी नींद में सो रहा था। उसी ने उसे कंधे से हिलाकर जगाया और घड़ी दिखाते हुए बताया कि अब लंच का समय हो गया है, इसलिए गो यानी चलो। वह अपनी उसी सित्रो कार में उसे जिनीवा लेक पर लेकर गई। वहीं एक बेहद खूबसूरत रेस्तरां में उसने खाना खिलाया। फिर उसे झील में तैरते काले हंस दिखाए और शैले शैले कहा। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि वह अंग्रेजी कवि शैली की बात करना चाहती थी, जो इसी झील में एक तूफानी दिन अपने प्राण खो बैठा था। उसने आत्महत्या कर ली थी। फिर वह उसे पतझड़ से भरे सुनसान जंगलों को दिखाने ले गई थी। पतझड़ का दृश्य देखकर वह विमुक्त रह गया था। शायद छुट्टी के कारण बहुत से सैलानी झील पर और जंगलों में भी मौजूद थे, पर वहाँ भीड़ के बावजूद एकांत भी मौजूद था। वह जूनिया को लेकर भी विमुग्ध था। कैसी लड़की है यह, कितनी विचित्र और कितनी अलग। जूनिया जैसे उसकी जन्म जन्मांतर की बंधु बनी उसके साथ उन्मुक्त भाव से पेश आ रही थी, और तभी जूनिया एक आज़ाद उन्मुक्त पक्षी की तरह पतझड़ के सफ़ेद कालीन पर दौड़ती चली गई और कोहरे में अदृश्य हो गई। उसके जैसे पंख लग गए थे। कुछ पुकारने जैसी आवाज़ तो आई थी, पर उसे यहाँ पुकारने वाला कौन था? लेकिन उसके मन में अनुगूंज उठी थी कि कहीं जूनिया ने तो उसे नहीं पुकारा था। उसने मन ही मन उस आवाज़ का उत्तर दिया था, जूनिया जूनिया, लेकिन उसके उत्तर में कोई आवाज़ लौटकर नहीं आई। पतझड़ से भरा वह सफ़ेद जंगल अब उसे एक तिलिस्म सा दिखाई दे रहा था।
अगर जूनिया उस कोहरे से लौटकर ना आए तो वह क्या करेगा? चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है। तभी एकदम अंधेरा छा गया। सफेद जंगल सुरमई हो गया और बारिश होने लगी। बारिश की सुइयां बदन के खुले हिस्सों पर चुभने लगी। धीरे धीरे उसका ओवरकोट भी भीग गया और पतझड़ के सूखे पत्तों के नीचे जमा बर्फीले कीचड़ ने ठस के सूखे हुए जूतों और मौजों को फिर से भिगो दिया कि तभी एकाएक भीगी तितली की तरह जूनिया उस कोहरे की दुनिया से निकलकर उसके पास आई थी। कपड़े भीगकर उसके बदन से चिपक गए थे और तब उसने उसे भर आंख देखा था। वह संगमरमर की नंगी मूर्ति की तरह लग रही थी। एकाएक वह समझ ही नहीं पाया था कि जूनिया किसी मोटल की औरत थी या संगमरमर की कोई कला मूर्ति। और उस सर्द और अंधेरे मौसम में उसका हाथ पकड़कर जूनिया उसे अपनी चित्रोकार की ओर घसीटती ले गई थी और स्टूडियो की तरफ चल दी थी। बारिश और तेज हो गई थी, पर अभी तक बर्फ की बारिश में नहीं बदली थी। वह स्टेशन तक जाकर अपने कपड़े लाना चाहता था, पर कुछ संकोच, अड़चन और जूनिया की उन्मत्त लय को तोड़ देने का साहस वह नहीं कर पाया था। एकाएक सर्द हवा चलने लगी थी। उसने अपना भीगा हुआ ओवरकोट उतारकर जूनिया को देना चाहा था, पर कार में जगह की कमी और संगमरमरी जूनिया को लगातार देख सकने की इच्छा ने उसे रोक दिया था। घर पहुंचते ही जूनिया ने इशारे से पूछा, पहले तुम नहाओगे या मैं? नहाना क्या जरूरी था? पर जूनिया के प्रत्येक अजीब सी आसक्त के आकर्षण ने उसे खुद पहले नहाने को तैयार कर दिया था। पर कपड़े उसके पास कहाँ थे? उसकी उलझन को समझकर जूनिया ने अपना एक गाउन उसे दे दिया था और समझाकर बताया था कि आज इसे पहनकर ही सो जाओ। कौन देखने वाला है कि तुम एक लड़की का गाउन पहनकर सो रहे हो? सुबह तक तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे, तब तुम उन्हें पहन लेना। और तब तक गैलरी के बाथरूम के गर्म पानी से नहाकर वह वापस आया था। तब तक जूनिया उस सर्दी में उसी संगमरमर की नंगी मूर्ति की तरह बैठी हुई चाय पी रही थी। वह जूनिया के गाउन में बहुत अटपटा महसूस कर रहा था। वह फिर नहाने चली गई और जब वह लौटकर आई तब तक एक चूल्हे वाले किचन में दलिया और पोर्क की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई थी। खिचड़ी खाने के बाद अब उसके सामने सोने का सवाल था। बिस्तर तो एक ही था और सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। दोपहर में तो वह अकेला था, इसलिए शांति से सो गया था, लेकिन अब इस रात में तब तक जूनिया अपना गाउन उतारकर बिल्कुल एक उजागर संगमरमरी मूर्ति के रूप में उसके सामने थी। उसने उसी एक बिस्तर पर इलेक्ट्रिक क्विल्ट लगाकर उसे पुकारा था, गो यानी आओ। बिजली की यह रजाई गर्म हो रही थी और सारे संकोच के बावजूद अब वह आराम से सोना चाहता था, पर जूनिया का उजागर संगमरमरी शरीर उसे पुकार रहा था। पता नहीं यह पुकार खुद उसके मन की थी या जूनिया के मन की। बिजली की उसी एक रजाई में आखिर वह भी जूनिया के साथ घुस गया था और करवट लेकर उसने उसके लिए 3/4 जगह छोड़ दी थी। वह आधी से अधिक जगह पार करके भी जूनिया की तरफ नहीं खिसक पाया था और न जूनिया ने आधे बिस्तर की यह लक्ष्मण रेखा पार की थी। सुबह आंख खुली तो चाय तैयार थी, साथ में उबले अंडों का नाश्ता था। उसके बाद जूनिया ने पिछले दिन की तरह पेस्ट और ब्रश उसके सामने रख दिया था। आज उसे इशारा करके कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि बाथरूम की चाबी कहाँ लटकी हुई है। बाथरूम से वह लौटा तो जूनिया तैयार होकर अब एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह उसके सामने मौजूद थी। उसने भर आंखों से देखा। जूनिया मुस्कुराई और बोली, गो यानी चलें। और तब उसे स्टेशन पर खड़ी गाड़ी तक पहुंचाने के लिए वह जिनीवा की स्विस बैंकों वाली स्ट्रीट से होती हुई पहले एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में पहुंची थी। उसने अपनी गाड़ी पेवमेंट पर चढ़ाकर पार्क की और उसे डिपार्टमेंट स्टोर के लाउंज में बिठाकर वह खुद भीतर चली गई थी। उसने समझा जूनिया को कुछ खरीदना होगा। काफ़ी देर बाद जब वह लौटी तो उसके साथ एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। उसने हेलो किया और पास बैठ गया। जूनिया उसके उस पार बैठी हुई थी और तब वह बहुत शालीनता से उस नौजवान ने अंग्रेजी में बात शुरू की थी। मेरा नाम फिलिप है, मैं इस डिपार्टमेंट स्टोर में नौकर हूँ। जूनिया मेरी मंगेतर है, हम जल्दी ही शादी करेंगे। इसने मुझे बताया कि तुम कल सुबह आए थे, तुम बहुत थके हुए थे। जूनिया का मंगेतर अंग्रेजी में बात कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि एक अजनबी की तरह इस तरह आने और ठहर जाने का रहस्य साफ कर दे। उसने कहा, जी हाँ, मैं बर्फ़ का तूफान पार करता हुआ आया था और असल में मुझे मेरी यानी कम्यून में ठहरना था। मैंने वहीं फ़ोन किया था। हाँ, तुमने ठीक ही फ़ोन किया। हाँ क्या हाँ? और देखो जूनिया कह रही है कि वह कम्यून अब वहाँ नहीं है, पर वह फ़ोन तो अब भी वहीं है। क्या यह एक खूबसूरत बात नहीं है?
और जूनिया की तरह बहुत खूबसूरत हंसी उसे फिलिप के कंधे के उस पार से सुनाई दी थी। कल मेरी छुट्टी थी, इसलिए जूनिया तुम्हें मुझसे मिलवा नहीं पाई, आज लेकर आई है, फिलिप बोला। मैं जूनिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत। उसके मुंह से अनायास निकला था। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हाँ क्या? हाँ, जूनिया कह रही है, कल रात भी तेज तूफान आया था, शायद तुम उसमें कहीं भटक जाते, इसलिए उसने सुबह तक का इंतजार किया। हाँ, एक और बात, जूनिया जानना चाहती है कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जूनिया का यह सवाल एक आदिम सवाल की तरह उसकी पूरी चेतना में कौंधने और गूंजने लगा था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कमलेश्वर जी द्वारा लिखी हुई कहानी तुम कौन हो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी के विषय में अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।